দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। हाँ मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग AS10 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग का AS11 जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो हेडिंग कर लेंगे AS10। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पर फिक्स्ड टेंजिबल एसेट के बारे में हमें बोला जाएगा। ठीक है, तो पीपी तो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट यानी फिक्स टेंजिबल एसेट। तो ये स्टेप हमें फिक्स टेंजिबल एसेट के बारे में गाइड करेगा। तो किन चीजों को हम लोग पीपीई बोल सकते हैं, पहले वो देखेंगे कि किसको हम लोग बोल सकते हैं कि पीपीई। ठीक है, तो पीपीई बनने का कुछ कंडीशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन वन। कंडीशन वन, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पॉइंट बी, रेंट। पॉइंट सी, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ब्रैकेट में वाइडर सेंस बोल के, यहाँ एरो लगा के, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वाइडर सेंस बोल के, हाइफन देके, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा। अकाउंटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा। तो पहला कंडीशन पीपी होने का ये हो गया। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड कंडीशन लिखते हैं। एंड कंडीशन टू, एंड कंडीशन टू। तो कंडीशन टू क्या है? कंडीशन टू है एक्सपेक्टेड यूज फॉर more than 12 months। तो पहले हम लोग ये वाला समझ लेते हैं कि पीपीई का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पीपीई दो कंडीशन फुलफिल करने पे पीपीई हो जाएगा। पहला कंडीशन है कि जो भी हमारा पीपीई है वो मतलब जो भी हमारे पास एसेट है वो पीपीई तब होगा अगर हम लोग उसको रख रहे हैं फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे जो भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट है वो या तो हमारे प्रोडक्शन के काम में आ रहा है, गुड्स प्रोडक्शन के काम पे अगर हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, और अगर हम लोग सर्विस बेचते हैं तो हमारे सर्विस को सप्लाई करने के काम आ रहा है। ठीक है, जैसे
मेरा काम सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए होता है, एक स्मार्ट बोर्ड है क्लासरूम में, ठीक है। और इसके अलावा अगर फिक्स्ड एसेट में देखा जाए तो बेंच है, ठीक है। और जो है एसी है। तो ये सब क्या हो गया, ये मेरे सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मैंने उसे रख रखा है, हेल्ड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मेरे केस में। और जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो प्लांट रखते हैं, मशीनरी रखते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा जो है गुड्स प्रोडक्शन के केस में काम आता है। और उसके बाद बोला है या फिर हेल्ड फॉर रेंट, या फिर मैंने एक मशीन रखा है जिसको कोई किसी को जरूरत होता है तो हम रेंट पे दे देते हैं, ठीक है। या फिर मेरे पास एक लैंड है जिसको हम किसी को जरूरत होगा तो हम रेंट पे दे देंगे। तो वो भी हमारा पीपीई में आएगा कि अगर हम लोगों ने कोई एसेट को रेंट पे देने के लिए रख रखा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे यूज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे यूज करने का मतलब हो गया ये सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा, ये सारे कामों में लगाना। जैसे मान लो कि जो चेयर में मान लो बैठ के हम पढ़ाते हैं, ठीक है, वो तो मेरा हो गया नॉर्मल, वो तो मुझे चाहिए ही बैठ के पढ़ाने के लिए। इसके अलावा भी मान लो कोई अगर बात करने आता है, ठीक है, कोर्स के बारे में पूछने आता है, तो अलग एक ऑफिस में भी चेयर टेबल जो है फर्नीचर वगैरह है। तो वो क्या हो गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे हो गया। वो पढ़ाने के लिए तो इम्पोर्टेंट है नहीं कि जरूरी है, क्योंकि पढ़ाने के वहां पर मेरे पास जो है पूरा सेटअप है। अब मेरे ऑफिस में जो सेटअप है, मतलब कोई आता है तो जहाँ बैठ के बात करते हैं, तो वहां भी हम लोगों ने जो है कुछ फिक्स्ड एसेट रख रखा है। लाइक जैसे मैंने बोला, मान लो चेयर रखा हुआ है या टेबल जो भी है, तो या फिर एक फैन चल रहा है या एसी लगा हुआ है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे है। जैसे कि सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा, ये सारे जगहों पे जो है ये सारे प्लेसेस को जैसे एक सेलिंग डिपार्टमेंट है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो वहां भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे हम लोग चाहे तो फिक्स्ड एसेट्स को रखते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट जो है वो मतलब पीपी कौन होगा, पीपी क्या क्या पीपी होगा, अगर हम लोग किसी भी एसेट्स को होल्ड कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन पर्पस, या फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या फिर रेंट पे देने के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। ये तीनों ही केसेस के लिए अगर हम लोग यूज करें, तीनों में से कोई भी एक या तीनों ही कर रहे हैं, तो भी वो हमारा पीपी होगा। और उसके साथ एक्सपेक्टेड यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, हमारा वो पीपी का जो यूज है वो मोर देन 12 मंथ्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये मोर देन 12 मंथ्स वाला तो मतलब हम लोग बार बार पढ़ते ही है, ठीक है, कि कोई भी एसेट फिक्स्ड एसेट तभी कहलाता है जब उसका एसेट जो जब उसका यूज जो है वो मोर देन 12 मंथ्स होता है, तभी वो जो है हम लोग का फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। तो फिक्स्ड एसेट को अभी हम लोग बोलते हैं पीपी, ठीक है। तो फिर पीपी का हम लोगों ने पढ़ लिया कि पीपी का मतलब क्या हो गया। तो पहला ये वाला कंडीशन हो गया। अच्छा, इसके बाद सेकंड ये हो गया, हम लोग सबसे पहले पढ़ लिए पीपी का डेफिनेशन कि पीपीई क्या होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब हम लोग अपने पीपी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ पीपीई शुड बी recognized as an asset only if it is probable that future economic benefit associated with the item will flow to the enterprise.
सेकेंड, cost of the item can be measured reliably. तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मतलब हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ पीपी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट ओनली, मतलब जो पीपी का कॉस्ट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड हो सकता है पीपी बोल के, ओनली एंड ओनली if it is probable that future economic benefit associate with the item will flow to the enterprise। मतलब जो पीपी हम लोगों ने खरीदा है, मतलब आइटम यानी जो पीपी हम लोगों ने खरीदा है, उससे जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, प्रोबेबल मतलब ये बात प्रोबेबल होना चाहिए कि हमें उस पीपी से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, और वो बेनिफिट जो है एंटरप्राइज को मिलेगा, ठीक है, मतलब जिसने वो खरीदा है। जैसे मान लो मैंने एक स्मार्ट बोर्ड खरीदा, ठीक है, पढ़ाने के लिए, तो ये स्मार्ट बोर्ड से मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, मेरे एंटरप्राइज को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसका मतलब हम इसको इस पीपी को, पीपी क्या है मेरा यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड है, तो इस स्मार्ट बोर्ड को हम क्या कर सकते हैं, उसके कॉस्ट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कॉस्ट क्या होना चाहिए, कॉस्ट होगा वो जो कि रिलायबली मेजर हो सकता है। अब रिलायबली मेजर कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने जब स्मार्ट बोर्ड खरीदा तो मेरे पास जो है उसका बिल होगा कि भाई हाँ मैंने इतने रुपए से खरीदा। तो रिलायबल कैसे, जैसे हम बोल सकते हैं कि मैंने ये मार्केट से परचेस किया, ये देखो मार्केट से मेरे मेरे से इतने पैसे लिए गए, इसका मतलब ये रिलायबल है कि हाँ भाई इस चीज का दाम इतना है, ठीक है। तो अगर ये दो चीज सेटिस्फाई होता है तो हम लोग अपने पीपी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ पीपी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। तो पीपी को हम लोग एसेट बोल के रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, एक्चुअली हम लोग बैलेंस शीट में करते हैं। तो बैलेंस शीट में अगर हम अपने स्मार्ट बोर्ड का जो है रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो कितने में रिकॉर्ड करें, है ना। तो पहले ये फुलफिल होना चाहिए कंडीशन कि स्मार्ट बोर्ड लगा के मुझे फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा वो मतलब फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा वो मेरे एंटरप्राइज को मिलेगा, ठीक है, मतलब बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली देखो अगर हम स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाएंगे तो मेरे लिए ऑब्वियसली बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, हम बहुत सारी चीजों को एक साथ जो है मेंटेन कर सकते हैं, पीडीएफ दिखा सकते हैं, ये चार्ट वगैरह सारा चीज दिखा सकते हैं जो नॉर्मल ब्लैक बोर्ड में तो नहीं होगा। तो बेनिफिट तो ऑब्वियसली है, ठीक है। और इसका कॉस्ट रिलायबली मुझे मेजर करने आना चाहिए, तब उतना कॉस्ट हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। अब कॉस्ट कैसे रिलायबली मेजर करेंगे, जैसे मैंने बोला कि ये मैंने जिससे खरीदा है तो मेरे पास बिल वगैरह होगा, तो उससे हम इसे रिलायबली मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर पॉइंट। द ए इज नॉट एप्लीकेबल। एज जो है किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। एक है बायोलॉजिकल एसिड, सेकेंड वेस्टिंग एसिड। बायोलॉजिकल एसिड्स का मतलब लिविंग एनिमल्स, और वेस्टिंग एसिड्स का मतलब कोल ओर्स, आयरन ओर्स, ठीक है। देखो वेस्टिंग एसिड का मतलब होता है जो एसिड धीरे धीरे जो है मतलब कम होते जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन में ये चीज को पढ़ते हैं ना, वेस्टिंग एसिड्स, ठीक है। तो जैसे कोयला धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है, कोयला हो गया या फिर कोई आयरन का ये हो गया, ठीक है। तो वेस्टिंग एसिड पे जो है ये वाला एस अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल एसिड्स पे भी ये वाला एस अप्लाई नहीं होता है। एक्चुअली
ये जो वेस्टिंग एसेट है ये क्या है, ये जो है लिमिटेड है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे ये फ्यूचर में कम होते, जैसे जैसे कोई कोयला खदान से कोयला निकालते जाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे भी, जैसे मान लो पेट्रोलियम है, मिनरल्स है, जो भी है, ये सब जब हम लोग निकालते रहते हैं ना तो वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है, तो इसे बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। तो इस पे भी एप्लीकेबल, क्योंकि वो भी तो एसेट है बट उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और बायोलॉजिकल एसेट्स जो है उस पे भी एप्लीकेबल ये एस नहीं होता है। अच्छा, अब एक एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन भी है। अच्छा, एक्सेप्शन ये है कि प्लांट पे, जैसे देखो बायोलॉजिकल एसेट्स का मतलब क्या होता है पता है, लिविंग, ठीक। तो इस पे तो एप्लीकेबल एस 10 नहीं होता है, बट बायोलॉजिकल सॉरी बियरर प्लांट पे एस 10 एप्लीकेबल होता है। तो ये बियरर प्लांट क्या है, ये हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। बियरर प्लांट पे एस 10 इज एप्लीकेबल। बियरर प्लांट पे एस्टेट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अब ये बियरर प्लांट है क्या, तो बियरर प्लांट का तीन कंडीशन है। पहला, यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, expected produce for expected produce for more than 12 months has remote chance of being sold as agricultural एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो देखो क्या लिखा है, बियरर प्लांट पे एस्टेन एप्लीकेबल होता है। अब ये बियरर प्लांट क्या होता है, तो बियरर प्लांट का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आएगा उस प्लांट से उसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, मतलब उस प्लांट से जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो 12 महीने से ज्यादा के लिए होगा। फिर बोला है हैज अ रिमोट चांस ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जैसे हम लोग बेचते हैं उस तरीके से इसे बेच दे, ऐसा चांसेस कम होता है, ठीक है, या फिर होता ही नहीं है। तो एक एग्जांपल देने से समझ में आएगा, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक ये यहाँ पर बना लेते हैं एक पेड़, ये मान लो आम का पेड़ है, ठीक है, या कुछ भी मान सकते हो, जैसे ये क्या पेड़ है, ये मैंगो ट्री मान सकते हैं, या फिर लीची, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो देखो इसमें मान लो ये आम लटक रहे हैं, तो ये
जो आम है तो यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो इसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है, ये मैंगो है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग सप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर अगर हम लोग इससे कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के काम में यूज कर लेंगे। एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस मोर देन, क्योंकि देखो आम का पेड़ 12 महीने से ज्यादा के लिए रहेगा, ठीक है, इसका लाइफ काफी ज्यादा होता है, तो 12 महीने से ज्यादा तो ऐसे ही होगा, और उससे भी ज्यादा होता है क्योंकि आम का पेड़ बहुत दिन तक चलता है, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं आज लगाया कल ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें इसका प्रोडक्शन देने का जो मतलब कैपेसिटी है वो मोर देन 12 मंथ्स तो ऑब्वियसली है। तो ये बियरर प्लांट है और हैज रिमोट चांसेस ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो जैसे हम लोग मैंगो बेच रहे हैं, वैसे मैंगो ट्री को ही उठा के बेच दे, ऐसा चांसेस बहुत कम होता है। हाँ, बहुत पुराना हो गया पेड़, अब वो खराब हो गया, उसको काट दिए बेच दिए, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का बात करें, वैसे तो देखो फिक्स्ड एसेट, मेरा लैपटॉप मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, लेकिन क्या ये लैपटॉप मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये भी तो एक मशीन है, आज नहीं तो कल खराब होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज करें, उसके ऊपर इसका लाइफ डिपेंड कर सकता है कि भाई ये 6 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, ठीक है। कोई 100 100 साल तो नहीं चल सकता है ना। तो वैसे तो पेड़ का भी हुआ, तो पेड़ भी देखो, ये ऑब्वियसली इसका पेड़ का लाइफ जो है आम का हो गया, बहुत साल तक चलेगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन 12 मंथ से ज्यादा तो होगा ही, मतलब अगर कोई जैसे कोई एग्रीकल्चरल रिलेटेड काम करता है, मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं जो किसान वगैरह है, ठीक है, तो उनके लिए ये बियरर प्लांट क्या हो गया, पीपीई के तरह ही हो गया। क्योंकि पीपी का कंडीशन भी क्या था, देखो ना, पीपी का कंडीशन था कि पीपी को हम लोग किस वजह से यूज करते हैं, गुड सप्लाई या सर्विस सप्लाई करने के लिए। तो ये तो देखो, इससे सर्विस क्या होगा, गुड्स सप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर बोला है कि हम लोग इसको रेंट पे दे सकते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज पे यूज कर सकते हैं, और मोर देन 12 मंथ्स के लिए। तो देखो ये भी हम लोग चाहे तो रेंट पे हमारा पेड़ दे ही सकते हैं, ठीक है। और ये भी 12 मंथ से ज्यादा के लिए यूज कर रहे हैं, और हम लोग जैसे मशीन उठा के बेच नहीं देते नॉर्मली, ठीक है, तो वैसे ही हम लोग पेड़ भी उठा के बेचेंगे, देखिए, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हम लोग का बियरर प्लांट हो गया। बियरर प्लांट का मतलब ये आ जाता है, ठीक है। और बियरर प्लांट क्योंकि ये पीपी के तरह ही काम कर रहा है, तो इसीलिए इस पे जो है AS10 एप्लीकेबल होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बियरर प्लांट के बाद, यहाँ पर जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एप्पल ट्री, ठीक है, अगर एप्पल का ट्री है, वो क्या होगा, वो बियरर प्लांट। क्यों, क्योंकि एप्पल का ट्री भी 12 महीने से ज्यादा के लिए, तो इस पे एज एप्लीकेबल, ठीक है। तो एप्पल का ट्री जो है, वो उसमें भी ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा। एप्पल के ट्री में जो एप्पल ग्रो होगा वो हम लोग बेच सकते हैं, ठीक है। एप्पल का ट्री 12 महीने से ज्यादा के लिए प्रोडक्शन दे सकता है हमें, और एप्पल का ट्री ही हम लोग उठा के बेच दे, इसका चांसेस बहुत कम होता है, रिमोट चांसेस होता है, ठीक है। तो एप्पल का ट्री जो है बियरर प्लांट है, तो इस पे एस्टेन लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखेंगे ट्रीज ग्रोन एज लंबर, ठीक है। तो लंबर का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी के पर्पज से जो ट्री उगाया जाता है, मतलब लकड़ी बेचने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही पेड़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको काट के एज अ लकड़ी के पर्पज से उसे बेच देंगे, ठीक है। तो फिर ये हमारा बियरर प्लांट होगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग पेड़ ही बेच दे रहे हैं, तो इस केस में ये हम लोग का बियरर प्लांट नहीं होगा, तो इस पे AS10 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी हम लोग लिख लेते हैं। लंबर का मतलब होता है, क्या बोला, मतलब लकड़ी, মানে যেটাকে বাংলাতে বলে কাঠ, কাঠের জ্বালানি পারপাসে যে গাছগুলো হয়। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर बियरर प्लांट नहीं है ये, बियरर प्लांट नहीं है, क्योंकि इससे कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं आता है जिसको हम लोग बेचेंगे। ये एक्चुअली हम लोग लंबर ट्री हम लोग वो लकड़ी के पर्पज से यूज मतलब रखते हैं, फिर उसे बेच भी देते हैं लकड़ी काट के, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस पे एस्टिन एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ट्रीज ग्रोन एज फ्रूट, इधर लिख रहे हैं ट्रीज
ग्रोन एज फ्रूट एंड लंबर, मतलब लंबर के लिए भी हम लोग वो पेड़ को ग्रो कर रहे हैं और फ्रूट्स मिलेगा उस पर्पज से भी कर रहे हैं। तो क्या ये बियरर प्लांट होगा और ये स्टेन एप्लीकेबल होगा कि नहीं? देखिए, पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर और प्रोड्यूस इससे हमें मिलेगा, ठीक है। ये 12 मंथ से ज्यादा के लिए हो सकता है, ठीक है। अब कैसा पेड़ है, अगर मान लेते होता भी है, लेकिन रिमोट चांसेस तो है नहीं कि इसको हम लोग बेचेंगे नहीं एग्रीकल्चर और प्रोड्यूस की तरह, क्योंकि ये एज अ लंबर ग्रो हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी बियरर प्लांट नहीं हुआ, क्योंकि बियरर प्लांट होने के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब बियरर प्लांट भी नहीं होगा और AS10 भी एप्लीकेबल इस पे नहीं होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 1, ये 2, 3 और यहाँ पर दे देते फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब होता है যেটাকে বলে শস্যদান, जैसे कि वीट, मेज एटसेट्रा। मतलब जैसे भुट्टा का जो ये हो गया, ठीक है, खेती हो गया, गेहूं का खेती हो गया, चावल का खेती हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है बियरर प्लांट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ये वीट, मेज, ये सब, पहला बात है कि ये एक कालीन होता है, मतलब ये 12 महीने से ज्यादा, मतलब एक बार गेहूं का जो है मतलब गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, बस वो गेहूं के जितने भी पौधे हैं वो काट दिए जाते हैं, उसका और कोई काम नहीं, वो खत्म, ठीक है। भुट्टा का भी वैसा ही होता है, मेज का, ठीक है। और जो चावल है उसका भी वैसे ही होता है, एक बार जिस जमीन में चाष हो गया, ठीक है, उसके बाद वो मतलब खत्म, ठीक है। तो वो 12 मंथ से ज्यादा के लिए, जैसे मैंगो का ट्री, लीची का ट्री की तरह वैसा एप्पल के लिए, एप्पल का ट्री जैसे होता है वैसा नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग इसे काट फूट के बेच भी देते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि जो चावल का जो मतलब ये है पौधा है, उसको तो फिर उसके बाद जो है जैसे गाय वाय के लिए खाने का बन जाता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खड़ उड़ बन जाता है, ठीक है। खड़ से जो है गाय को खिलाया जाता है। घर जो है छावने के काम में आता है, बहुत सारे काम में आता है। तो ये सब जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक कालीन, ठीक है। एक ही बार ये जो है प्रोडक्शन देगा, उसके बाद मर जाता है और वो हम लोग पौधा भी उसका काट देते हैं। तो ये क्रॉप्स जो है वो कभी भी बियरर प्लांट नहीं होगा, क्योंकि ये 12 महीने से ज्यादा के लिए हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इस पे AS10 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा भी पहला बात तो 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कि गेहूं के पौधे से गेहूं मिला, चावल चावल मिला, हमें भुट्टा मिला, लेकिन हम लोग इससे 12 महीने से ज्यादा के लिए इसे प्रोडक्शन नहीं करवा सकते हैं। एक समय पे एक ही बार हो सकता है, फिर वो पेड़ काट दे, पेड़ नहीं मतलब वो जो है पौधा काट देना पड़ता है। पेड़ जैसा तो होता नहीं उतना बड़ा, ये छोटा छोटा होता है। और रिमोट चांसेस नहीं है कि हम लोग उसे नहीं बेचेंगे, वो जैसे ही खेती खत्म उसे काट के पूरा साफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कुछ एग्जाम्पल्स पियरर प्लांट का। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा पॉइंट पढ़ना है। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अब पॉइंट नंबर, एक सेकेंड, एन आइटम ऑफ PPE that qualifies for recognition as an asset shall always be recognized at its cost, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा है कि एन आइटम ऑफ PPE
दैट क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्निशन। अगर कोई पीपीई रिकॉग्निशन के लिए क्वालिफाई हो चुका है, रिकॉग्निशन के लिए क्वालिफाई होने का मतलब है कि अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर लिया है तभी रिकॉग्नाइज हो सकता है कि अगर मुझे मेरे पीपीई से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है और वो बेनिफिट मेरे एंटरप्राइज को फ्लो होगा, और अगर हम लोग उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, हमें उस एसेट को हमेशा उसके कॉस्ट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, उसके कॉस्ट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब कॉस्ट का मतलब क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। कॉस्ट मीन्स, कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। फर्स्ट, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस। सेकंड हो जाएगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट हम लोग परचेज प्राइस के साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, साइट प्रिपरेशन एक्सपेंस, इरेक्शन चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, एटसेट्रा। और थर्ड नंबर पे लिखेंगे रिस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज रिलेटेड। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या बोला है यहाँ पर। बोल रहा है कि एक आइटम अगर पीपीई के लिए क्वालिफाई है, एन आइटम ऑफ पीपीई मतलब सॉरी, एक अगर पीपीई आइटम है जो कि रिकॉग्निशन के लिए क्वालिफाई है एसेट के तौर पे, तो रिकॉग्नाइज्ड कैसे होता है, कॉस्ट पे होता है। तो कॉस्ट मतलब मुझे क्या क्या लिखना चाहिए, मैंने जितने प्राइस से उसे खरीदा मतलब परचेज प्राइस, ठीक है, प्लस जिस एसेट को मैंने खरीदा अगर उसको इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा, ऐसा कोई एसेट है तो इंस्टॉलेशन का खर्चा। अगर इंस्टॉलेशन करवाने के पहले या फिर उस एसेट को जहां लगाया जाएगा वहां पर अगर साइट प्रिपरेशन करवाना पड़ रहा है, मतलब जिस जगह पे लगाया जाएगा उस जगह को प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब जाके वो एसेट फिट होगा, तो फिर साइट प्रिपरेशन का खर्चा। इरेक्शन चार्जेस, ठीक है, इरेक्शन चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, ठीक है। इरेक्शन चार्जेस का मतलब हो गया हम लोग का, जैसे देखो प्रोफेशनल फीस बताते, प्रोफेशनल का मतलब जैसे हमें कोई प्रोफेशनल टेक्नीशियन स्टाफ या टेक्नीशियन बोल सकते हैं उनको बुलाना पड़ेगा जिनको वो काम है, जैसे देखो एसी लगाना जिनको आता है वही एसी लगा सकते हैं ना, तो वो प्रोफेशनल होगा इस बात के लिए कि भाई हाँ मुझे ये चीज लगाना आता है। किसी को स्मार्ट बोर्ड लगाना आता है, किसी को और कुछ आता है, तो हर एक जैसे किसी को जो है बेड फिट करना आता है, तो किसी को मान लो कुछ और आता है, कोई फर्नीचर बना के दे सकता है, तो सब अपने अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होते हैं तो वो प्रोफेशनल हो गए। ठीक है, तो प्रोफेशनल को बुला के अगर हम लोग कोई एसेट को लगवा रहे हैं तो प्रोफेशनल को दिया गया फीस। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है ऐड हो जाएगा हमारे परचेस प्राइस के साथ। इरेक्शन का मतलब जैसे मान लो कि ठीक करवाना पड़ रहा है, ठीक है, तो इरेक्शन चार्जेस, तो ये सब। और उसके साथ साथ अगर कोई रिस्टोरेशन या अदर लाइबिलिटीज है तो वो भी हमें जो है पे करना पड़ेगा। तो रिस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज का मतलब होता है कभी कभी हमें एसेट को रिस्टोर करवाना पड़ता है, और उसके साथ अगर रिलेटेड कोई लाइबिलिटी है तो वो भी देखना पड़ता है। एसेट को रिस्टोर का मतलब जैसे मान लो कि हम लोगों ने किसी से कोई एसेट खरीदा, ठीक है, अब एसेट खरीदा तो जो उसने परचेस प्राइस बोला वो हम लोगों ने पे कर दिया, बट वो एसेट मान लो एक गिरवी एसेट था, वो एसेट उसने बैंक के पास गिरवी रखा था, ठीक है। अब बैंक वाला बोल रहा है कि मुझे 20,000 मिलेगा तो ही हम ये एसेट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब हो सकता है कि उसका अभी भी बैंक में 20,000 का लाइबिलिटी है, अगर मुझे वो एसेट लेना है तो मुझे बैंक वाले को वो पैसा देना पड़ेगा, तब जाके हम वो एसेट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे वो लाइबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई लोन
पे कोई घर लिया था, वो घर मैंने उससे खरीद लिया, ठीक है, तो अब मुझे लोन तो मुझे पे करना पड़ेगा ना, या तो मुझे लोन पे करना पड़ेगा या तो हम पूरा कैश पे करके जो है पूरा क्लोज कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैंने किसी का कोई लाइबिलिटी वाला एसेट ले लिया तो उसके बाद उससे रिलेटेड लाइबिलिटी मुझे ही जो है रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे एक्सक्लूड्स, ठीक है, कि कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो कॉस्ट में तो ये सब इंक्लूड होगा, बट एक्सक्लूड क्या क्या होगा। एक्सक्लूड में रखेंगे, लिखना है रिफंडेबल टैक्सेस और ड्यूटीज इन इनॉग्रेशन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एटसेट्रा। मतलब क्या क्या कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, बोल रहा है कि रिफंडेबल टैक्स और ड्यूटीज, हम लोगों ने ऐसा कोई टैक्स पे किया है जो हमारा फ्यूचर में रिफंड हो जाएगा, तो उसको ऐड करके क्या करें, जैसे मैंने मान लो 50,000 का टैक्स पे किया है, या फिर मान लो 5,000 टैक्स पे किया, वो मुझे बाद में रिफंड हो जाएगा, तो फिर हम ऐड करके क्या करें, ये चीज हम लोग कॉस्टिंग में मेटेरियल कॉस्ट में पढ़े थे कि अगर मेरा कोई रिफंडेबल टैक्स है तो वो मेटेरियल के कॉस्ट में ऐड नहीं होता, यहाँ पर भी इनॉग्रेशन कॉस्ट, इनॉग्रेशन कॉस्ट का मतलब हो गया कि हम लोगों ने मान लो बिजनेस नया बनाया या फिर उसका कोई ब्रांच ओपन किया, तो हम लोगों ने एक इनॉग्रेशन रखा, जहां पर मान लो हम लोगों ने कोई सेलिब्रिटी को बुला के उनसे जो है वो रिबन वगैरह कटवाया, ठीक है, तो उन्होंने कोई पैसा लिया हमसे, ठीक है, तो जो सेलिब्रिटी जो आते हैं वो ऐसे ही थोड़ी आते हैं, वो पैसा लेते हैं आने का, ठीक है। अब हम लोग क्यों बुलाते हैं सेलिब्रिटी को, इसीलिए ताकि लोग देखें कि हाँ भाई उस कंपनी में ये सेलिब्रिटी जाके ये कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसका प्रोडक्ट लेंगे या उससे सर्विस लेंगे, ऑथेंटिक है, तो इस तरीके से लोगों का जो गुडविल है उसको हम लोग यूज करते हैं ना, मतलब ये नॉर्मल बात है। तो इनॉग्रेट तो वो अपना पेमेंट लेते हैं, हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोगों ने कोई बड़े सेलिब्रिटीज को हायर किया करके बोला कि भाई हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करो, करते हैं ना बड़े बड़े लोग, ठीक है। तो इनॉग्रेशन कॉस्ट हमारा जो पड़ रहा है, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि मैंने जो पीपीई खरीदा उस पे हम वो इनॉग्रेशन का खर्चा लगा देंगे, तो वो तो गलत हो गया ना, मशीन के कॉस्ट पे क्यों ऐड करें, वो तो नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक फैक्ट्री ओपन किया, वहां पर मैंने किसी सेलिब्रिटी को बुला के इनॉग्रेट करवाया, तो उन्होंने जो भी पैसा लिया, तो क्या हम वो अपने फैक्ट्री में लगे हुए मशीन के कॉस्ट के साथ ऐड कर दे या ऑफिस के फर्नीचर के साथ ऐड कर दे, वो तो नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, तो मैंने कोई बड़े सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करवा दिया तो उसने भी पैसा लिया, तो क्या वो खर्चा हम अपने एसेट के कॉस्ट में ऐड कर दे, वो नहीं करना चाहिए। मैंने बिजनेस का प्रमोशन के लिए कुछ खर्चा किया, जैसे बहुत सारा बिजनेस प्रमोशन होता है, जैसे कोई जो है कहीं एडवर्टाइजमेंट करवा दिया, कहीं पोस्टर लगवा दिया, तो क्या वो सारे खर्चे हम लोग अपने पीपी में ऐड करें, नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी खर्चा होता है बिजनेस को मेंटेन करने का, जैसे कोई अकाउंटेंट का सैलरी हो गया, ये इस तरीके का जो भी खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या थोड़ी हम लोग पीपी में ऐड करेंगे, तो नहीं कर सकते ना, तो वही बोला है क्या क्या एक्सक्लूड होगा। अब फिफ्थ नंबर पे पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 5, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स। तो स्पेयर पार्ट्स का मतलब होता है अ, जैसे कोई मशीन है, ठीक है, तो मशीन में बहुत सारे पुर्जे लगे हुए रहते हैं ना, मतलब छोटा छोटा जो पार्ट्स होता है जैसे नट बोल्ट्स वगैरह, ठीक है, तो वो होता है स्पेयर
पार्ट्स, ठीक है, तो हम लोग एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स रखते हैं। जैसे मान लो कोई ये टूट गया, खराब हो गया, तो उसकी जगह वो लगा देंगे, ठीक है। तो वो होता है स्पेयर पार्ट्स। जैसे देखोगे कुछ भी छोटा मोटा मशीनरी टाइप कुछ खरीदते हो, अगर छोटा मोटा भी खरीदते हो तो एक्स्ट्रा हमें ना कुछ स्पेयर पार्ट्स दे देता है, भाई ये खुल जाए टूट जाए तो ये लगा दीजिएगा, ठीक है। तो वैसे बड़े बड़े मशीन का भी स्पेयर पार्ट्स होता है। अब स्पेयर पार्ट्स को हम लोग क्या ट्रीट करें, पीपीई ट्रीट करें या फिर उसे हम लोग स्टॉक यानी कि इन्वेंटरी के तरह ट्रीट करें। तो अगर जो हमारा स्पेयर पार्ट्स है वो अगर पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो फिर हम लोग उसे पीपी बोलेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम लोग उसे फिर इन्वेंट्री बोलेंगे। तो ये पॉइंट लिखवा देते, फिर और एक बार समझा देते हैं। इफ इट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ पीपीई, अगर पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है देन A10 एप्लीकेबल होगा उस पे। और अगर नहीं हो रहा है, इफ इट डज नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ पीपीई, तो फिर AS2 एप्लीकेबल होगा, यानी इन्वेंट्री वाला, ठीक है। तो देखो, जो पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था वो देख लो, कि पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये था कि पीपीई से हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए और वो बेनिफिट एंटरप्राइज को फ्लो होना चाहिए, कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने स्पेयर पार्ट्स से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या फिर उसको हम लोग जो है उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं तो फिर AS10 फॉलो करेंगे हमारे स्पेयर पार्ट्स के, ठीक है। और अगर नहीं होता है देन हम लोग AS2 फॉलो करेंगे, या फिर और भी चीज होगा। देखो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तो है ही, ऊपर से ये सारी चीज भी हमें देखना चाहिए कि पीपी होने का जो और भी कंडीशन है, ठीक है, कि उससे हम लोग जो है हम लोग मोर देन 12 मंथ्स के लिए यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो सीधा बात है, अगर पीपी का क्राइटेरिया फॉलो होता है तो वो स्पेयर पार्ट्स पीपी की तरह कंसिडर होगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर AS2 होगा। मतलब ये वेरी कर सकता है। देखो ये हमारा स्पेयर पार्ट्स का नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि स्पेयर पार्ट्स का नेचर किसके हिसाब से चल रहा है। तो अगर पीपी के हिसाब से चल रहा है तो हम लोग उसे पीपी के हिसाब से बोलेंगे, और अगर जो है हम लोग का पीपी के हिसाब से नहीं चल रहा है देन उस केस में वो हम लोग का क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री हो जाएगा। और इन्वेंट्री होने पे AS2 हमें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर। सिक्स नंबर में बोला है ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और इंस्पेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन का मतलब रिप्लेसमेंट है, ठीक है। इंस्पेक्शंस का मतलब यहाँ पर वो जांच पड़ताल नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्शन का मतलब यहाँ पर है रिप्लेसमेंट। तो वही याद रखो, बाकी वर्ड जो है हमें पता होना चाहिए। बाई चांस अगर इंस्पेक्शन बोल दे तो इसका मतलब वो रिप्लेसमेंट के बारे में ही बोल। व्हेन मेजर इंस्पेक्शन ब्रैकेट में रिप्लेसमेंट is performed, it cost is recognized in
कैरिंग अमाउंट of the item of PPE as replacement if recognition criteria is satisfied. In remaining carrying amount of any remaining carrying amount of cost of previous inspection is de-recognized. अच्छा, तो देखते हैं ये वाला क्या बोला। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और इंस्पेक्शन मतलब अगर हम लोग कोई पार्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं उसी को इंस्पेक्शन बोलते हैं। व्हेन मेजर इंस्पेक्शन यानी रिप्लेसमेंट इज परफॉर्म, तो अगर हम लोग कोई मेजर मतलब बड़ा पार्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं किसी पीपीई का, इट कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ पीपीई एज रिप्लेसमेंट इफ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड। बोल रहा है कि अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था, दो चीज था हम लोगों का, एक तो पीपीई से जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा वो एंटरप्राइज को फ्लो होना चाहिए, और दूसरा ये था कि कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड होना चाहिए, तब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है। तो बोल रहा है कि जब मेजर इंस्पेक्शन परफॉर्म होगा, इट कॉस्ट मतलब उसका जो कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट है वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ पीपीई। पीपी जो मतलब जो पीपी को रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है, उसके कैरिंग अमाउंट में उसके जो रिप्लेस्ड पार्ट है उसके कॉस्ट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है, ऑफ द आइटम ऑफ पीपी एज रिप्लेसमेंट। एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन इज डी रिकॉग्नाइज्ड। तो बोल रहा है कि अगर कोई भी कैरिंग अमाउंट, एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन, अगर प्रीवियसली कोई ऐसा रिप्लेसमेंट हुआ था जिसका कैरिंग अमाउंट अभी भी पड़ा हुआ है, मतलब जिसका बैलेंस अमाउंट हमें जो दिख रहा है बैलेंस शीट में, वो अगर ऐसा कुछ है तो वो हमें करना पड़ेगा डी रिकॉग्नाइज। डी रिकॉग्नाइज का मतलब है कि उसे हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि देखो हम एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं इस पॉइंट को। जैसे ये एक मशीन, अच्छा अब इसमें एक पार्ट लगा हुआ है, ये मान लो एक पार्ट्स लगा हुआ, ठीक है? ये हमें निकालना है, ठीक है, मतलब इससे डीरिकॉग्नाइज्ड करना है, और उसके जगह हमें एक मतलब रिप्लेस पार्ट को रिप्लेस करना है, सीधा बात ये है, ठीक है। रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं इस पोर्शन को, तो यही पोर्शन हमारा आएगा और ये चला भी जाएगा, मतलब पुराना वाला निकालेंगे नया वाला दे देंगे, ठीक है। तो नए वाले का कॉस्ट है, मान लेते हैं रिप्लेसमेंट करने का कॉस्ट है 50,000, ठीक है। 50,000 लिखा हमने, तो वो जो भी लिखो एग्जाम्पल दिया 50,000, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं तो रिप्लेसमेंट का खर्चा हमारा, मतलब ये लगवाना है नया तो 50,000 हो जाएगा, और जो हम लोग पुराना वाला निकाल के बाहर कर रहे हैं वो 20,000 का दिख रहा है, मतलब उसका कैरिंग अमाउंट, मतलब जो पार्ट को हम लोग
लगाएंगे नया तो उस पे 50,000 का खर्चा होगा, और जब हम लोग लगाने जा रहे हैं तब देख रहे हैं वो पुराने पार्ट्स का जो वैल्यू है वो हमारा 20,000 का है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर अगर पूछे कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो हम लोग का कैसे हो जाएगा, जैसे देखो अब मतलब हम इसको अगर और थोड़े से अच्छे से बोले तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मान लेते हैं 10 लाख जो है हमारे इसका कैरिंग अमाउंट है। ठीक है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं 50,000 से। ठीक है, और डी रिकॉग्नाइज्ड मतलब ये क्या हो गया इन, ठीक है, ये क्या हो गया आउट, तो डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं 20,000 से। तो जो कॉस्ट निकल के आया वो हो जाएगा 10,30,000। ठीक है, मतलब हम फिर से समझाते हैं कि हम लोग इस पार्ट, ये पार्ट हमारा मान लेते हैं मेजर रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका कॉस्ट क्या होगा, तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, इस पार्ट्स का कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाला। ठीक है, तो उसमें क्या क्या कंसिडर कंसिडर होगा, इट कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ पीपी। मतलब ये जो आइटम है ना, ये जो स्क्वायर वाला आइटम दिख रहा है, ये आइटम हमारे बैलेंस शीट में कितने का दिख रहा था, 10 लाख का दिख रहा था, तो वो उसका कैरिंग अमाउंट हो गया। अब उसमें क्या हो जाएगा, ऐड होगा, बोला है इन कैरिंग अमाउंट, इट कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन कैरिंग अमाउंट में वो पीपीई एज रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट की तरह एज रिप्लेसमेंट, बस एज रिप्लेसमेंट ही लिखेंगे। एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन इज डी रिकॉग्नाइज, तो प्रीवियसली जो हमारा एसेट लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये तो निकालेंगे पार्ट्स को, तो इसको निकलवाने का खर्चा कितना है 20,000, इसको लगवाने का खर्चा कितना है 50,000। ठीक है, मतलब अब ये इसका कैरिंग अमाउंट कितना चल रहा था 10,000, तो कैरिंग अमाउंट में हम लोग रिकॉग्नाइज्ड कॉस्ट और डी रिकॉग्नाइज्ड कॉस्ट को ऐड और लेस करेंगे, यही चीज बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हटा देते हैं। तो ये पॉइंट में हमें ये बोला है कि व्हेन मेजर इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड, मतलब मेजर रिप्लेसमेंट हो रहा है, इट कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन कैरिंग अमाउंट में इसके कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो हम लोगों ने किया है 10 लाख में, carrying amount of the item of PPE as replacement, तो any remaining carrying amount of the cost of previous inspection is derecognized। अगर कोई remaining carrying amount पड़ा हुआ है, ठीक है, previous inspections का, तो वो हमें क्या कर देना है, वो derecognized कर देना है। ठीक है, और currently replacement का जो cost आएगा वो हमें add कर देना है, तो इसके हिसाब से कितना आया 10,30,000। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 7, ट्रीटमेंट ऑफ subsequent cost। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट, तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब एक बार एसेट लग गया, पीपी लग गया, उसके बाद अगर हमारा कोई खर्चा हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लाइक रिपेयर, ठीक है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट कि हम लोगों ने अपने एसेट्स को रिपेयर वगैरह करवाया, तो उसका खर्चा कहाँ जाता है, वो पीएल में डेबिट हो जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होता है, डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। ये कभी भी पीपी में ऐड नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज पीपीई। पीपी में ये कभी रिकॉग्नाइज नहीं होता है, मतलब सब्सिक्वेंट अगर कोई खर्चा है, जैसे रिपेयर करवाने का खर्चा हो गया या फिर कुछ और, ठीक है, तो ये सब खर्चा जो है वो खर्चा माना जाता है, वो कभी भी एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, तो इसीलिए नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज पीपीई होगा। ठीक है, अच्छा, फिर 8th नंबर में रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई, पीपी का रिवैल्यूएशन, तो अगर मेरा पीपीई रिवैल्यू कर रहा है और वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो फिर
क्या होगा, एंट्री क्या होता है इंक्रीज होने पे, जैसे हम लोगों ने पार्टनरशिप में किया हुआ होता है ये, तो एसेट अकाउंट डेबिट या फिर पीपी अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो ये होने पे क्या हुआ, हम लोग का पीपी का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, और साथ ही साथ रिवैल्यूएशन रिजर्व भी बढ़ेगा। क्रेडिट हुआ, रिजर्व क्रेडिट होने का मतलब बढ़ना, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी जो है वो हम लोग का क्रेडिट होगा, मतलब शेयर होल्डर्स फंड हम लोग का बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग का पीपीई डिक्रीज हुआ, तब क्या होगा, तब पीपीई कम होगा और डेबिट इन पीएल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंट्री हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, अगर लॉस हुआ तो, ठीक है, मतलब डिक्रीज हुआ तो। फिर थर्ड नंबर पॉइंट में अगर सब्सिक्वेंट डिक्रीज हुआ, मतलब एक बार डिक्रीज हुआ है फिर से डिक्रीज हुआ, तब क्या होगा, पीपीई फिर से कम होगा, डिक्रीज होने का मतलब। और यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड देन चार्ज्ड टू पीएल। तो पहले डिक्रीज हुआ था फिर से डिक्रीज हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिक्वेंट डिक्रीज, मतलब ये दोनों का अगर रिलेट करें तो इस केस में बोल रहा है कि पीपी कम होगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड देन चार्ज टू पीएल। मतलब मान लेते हैं कि अगर हमारे पास इस एसेट में किसी तरीके का पहले कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो रखा था, तो लॉस अगर हो रहा है, मतलब क्योंकि हमारा सेकेंड टाइम अगर पहली बार अगर एसेट डिक्रीज हुआ है तो सिंपल पीएल डेबिट टू एसेट, लेकिन अगर ये एसेट दूसरी बार डिक्रीज हो रहा है तो देखना है क्या प्रीवियसली कभी ये एसेट पे इंक्रीमेंट हुआ था, अगर हुआ था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ था। तो डिक्रीज होने पे जो लॉस होगा पहले वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा, फिर भी अगर कम पड़ रहा है देन हम लोग एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, मतलब डायरेक्टली इस केस में पीएल डेबिट टू एसेट नहीं होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पीएल डेबिट टू पीपीई या फिर एसेट, मतलब अगर पहले इस एसेट में किसी तरीके का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएटेड था तो पहले उसको यूज करेंगे, कम पड़ेगा तो पीएल को यूज करेंगे, अगर नहीं है तो फिर पीएल ही होगा। तो इस तरीके से करना पड़ेगा अगर सब्सिक्वेंट डिक्रीज, और अगर सब्सिक्वेंट इंक्रीज है, सब्सिक्वेंट इंक्रीज अगर है तो पीपीई बढ़ेगा और फर्स्टली क्रेडिट इन पीएल अकाउंट, देन रिवैल्यूएशन रिजर्व। मतलब ये वाला कैसे होगा कि अगर मेरा सब्सिक्वेंट इंक्रीज है, ठीक है, तो अगर मेरा फिर से इंक्रीज हो रहा है तो फिर मुझे क्या करना है, पीपी को मुझे डेबिट तो करना ही है,
फर्स्टली क्रेडिट इन पीएल। तो अगर मेरा प्रीवियसली कोई लॉस था, मान लेते हैं कि जो एसेट मेरा फिर से इंक्रीज हुआ है, अगर उस पे पहले से मेरा कोई इंक्रीज हो रखा था, तो अगर या फिर डिक्रीज हो रखा था, तो उस लॉस को पहले हम राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। फिर बाकी बचे हुए अमाउंट को हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाएंगे। अगर कोई क्रेडिट हुआ था पहले पीएल में तो, ठीक है, फर्स्टली सॉरी, पहले अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरा क्रिएटेड था, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा पहले, मान लेते हैं कि इस एसेट में पहले कोई डिक्रीज हुआ था, जैसे कि हम एक एग्जांपल से ही समझा देते हैं। जैसे मेरा एक एसेट पहले था 100 रुपीज का, फिर वो एसेट हुआ, पहले 100 हुआ, फिर रिवैल्यूएशन होने के बाद हुआ 120, तो ये क्या रिवैल्यूएशन हो गया, अपवर्ड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 2020 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, अब ये एसेट जो है, ये एसेट हम लोग का 120 से अब हो चुका है 90, ठीक है। तो मतलब 40 रुपीज से डिक्रीज हुआ। तो अब अगर डिक्रीज हुआ है 40 रुपीज से, तो क्योंकि ये एसेट ये मेरा पहले इंक्रीज हुआ था, अब सब्सिक्वेंटली डिक्रीज हो रहा है, तो 120 से 90, तो 40 रुपीज से कम हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, तो नॉर्मली हम लोग ये सोचेंगे ना कि पीएल को डेबिट कर देंगे 40 से, टू एसेट कर देंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एसेट 40 तो होगा, बट पीएल नहीं हो, क्योंकि पहले मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में 20 क्रेडिट है, तो मुझे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करना पड़ेगा इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। कितना यूज कर सकते हैं, जितना अवेलेबल है, 20 अवेलेबल है। क्या 20 मुझे चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो लॉस 40 का है, तो यहाँ 20 और यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाली चीज को मैंने समझा दिया। रिवैल्यूएशन रिजर्व, एडजस्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड देन चार्ज टू पीएल, अगर मेरा सब्सिक्वेंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले इंक्रीज हुआ था फिर वो ऐसे डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, और अगर ऐसा हो रहा है कि पहले मेरा एसेट था 100 का, फिर मेरा वो एसेट हो गया, मान लेते हैं 90 का, तो डिक्रीज हो गया, तो मैंने क्या एंट्री किया होगा, पीएल, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो पीएल डेबिट टू एसेट, तो ये कितना हो गया होगा, 10, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम डिक्रीज हुआ, जैसे फर्स्ट टाइम होने से पीएल डेबिट टू एसेट। अब क्या हुआ, ये एसेट मेरा 90 से अब हो चुका है, मान लेते हैं 110, तो 20 से बढ़ गया, तो 20 से बढ़ गया, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे एसेट डेबिट करना है 20 से, लेकिन क्रेडिट किसे करेंगे, तो क्रेडिट सबसे पहले इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे, तो 2 PL 10 कर देंगे और 2 रिवैल्यूएशन रिजर्व में 10 दिखा देंगे। तो ये चीज वही बोल रहा है, फर्स्टली क्रेडिट इन पीएल एंड देन टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, इस तरीके से हो। अच्छा, तो ये हो गया हम लोगों का 8th नंबर पॉइंट, या 7th नंबर, 8th नंबर, ठीक है। फिर 9th नंबर पॉइंट पे चलते, मेजरमेंट ऑफ पीपीई। पीपीई को हम लोग किस तरीके से मेजर कर सकते, पीपी को हम लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक है कॉस्ट मॉडल और एक है रिवैल्यूएशन। एक है रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। तो फिर कॉस्ट मॉडल में कैसे करके हम लोग मेजरमेंट करते पीपी का, पहले हमें कॉस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कॉस्ट में परचेज प्राइस आ जाएगा, ऐड हो जाएगा डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है। और क्या एक था, 3 पॉइंट था कॉस्ट का मतलब। हाँ, डायरेक्टली, और रिस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज अगर कुछ हुआ तो, ठीक है। तो कॉस्ट माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में देखते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब जब से एसेट खरीदा गया है तब से लेके टिल द डेट जब
जब हम लोग इसका मेजरमेंट करें तब तक का टोटल डेप्रिसिएशन को हम लोग बोलेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, और रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा? रिवैल्यूड वैल्यू माइनस सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है? रिवैल्यूएशन के बाद जो वैल्यू निकल के आता है वो लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हुआ, मतलब सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया इसके बाद जो डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन होने पे एसेट का कॉस्ट चेंज हो जाता है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन उसके साथ साथ जो चार्ज हो रहा है माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा कैरिंग अमाउंट। तो हमें रिवैल्यूएशन मॉडल पे उस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग एक मिनट, ये मेरा उतना फिर देखते हैं 10th नंबर वाला पॉइंट में क्या लिखना है। नेक्स्ट लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ एसेट। 10th में लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। तो दोनों तरीके के आइटम एक्सचेंज हो सकते हैं, मॉनिटरी आइटम भी हो सकते हैं, नॉन मॉनिटरी आइटम भी हो सकते हैं। एक्सचेंज asset is measured at fair value। तो अगर हम लोग कोई एसेट को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसे किस पे वैल्यू करते हैं? फेयर वैल्यू पे वैल्यू करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है इसमें। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक कॉमर्शियल सब्सटेंस in this case value will be taken as book value of asset given। book value of asset given। अच्छा, बोल रहा है कि अगर नॉर्मली अगर हम लोग एसेट का एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे वो मॉनिटरी आइटम हो या नॉन मॉनिटरी आइटम हो, तो एक्सचेंज
ऑफ एसेट इज मेजर्ड एट, ऑफ होगा, एसेट का एक्सचेंज जब होगा तो उसके लिए हमें कौन से वैल्यू में मेजर करना पड़ेगा उस एसेट को, फेयर वैल्यू में। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर हम लोग एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जब हो रहा है अगर उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस लैक है, ठीक है, तो उस केस में वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन, ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन वो लेना पड़ेगा। तो कॉमर्शियल सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो कॉमर्शियल सब्सटेंस जो है ये क्या होता है, तो देखो कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि जब हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जब हम लोग एसेट का एक्सचेंज कर रहे हैं तो जो डीलिंग्स हो रहा है वो डीलिंग्स में क्या नहीं होना चाहिए कि कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बायसनेस नहीं होना चाहिए। अगर बायसनेस है तो फिर वो उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस जो है लैक होगा। जैसे मान लो हम लोग किसी रिलेटिव के साथ जो है एसेट को एक्सचेंज करें, जैसे हम किसी रिलेटिव के साथ मेरे मोबाइल का एक्सचेंज वगैरह करें तो उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस लैक होगा, क्योंकि हो सकता है कि हम उन्हें कुछ फेवर कर रहे हैं या वो हमें कुछ फेवर कर रहे हैं। तो इस तरीके के जब ट्रांजैक्शंस होंगे जहां पर कॉमर्शियल सब्सटेंस लैक होगा तो वहां पर जो है हमारा फेयर वैल्यू पे एसेट रिकॉर्ड नहीं होके बुक वैल्यू पे एसेट रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें कि एक ये पर्सन है, ठीक है, जो इनके पास एक मशीन है, मान लेते हैं मशीन 1 जिसका बुक वैल्यू है 10 लाख, ठीक है। तो ये अपना ये मशीन एक्सचेंज कर रहे हैं इनके साथ, ठीक है। तो इनको क्या दिया जा रहा है, तो इन एक्सचेंज में ये हो रहा है कि ये अपना इनके पास है मशीन 2, ठीक है, मशीन 1 के साथ मशीन 2 एक्सचेंज हो रहा है और मशीन 2 का जो बुक वैल्यू है वो है 25 लाख, ठीक है। और इनको हम लोग जो है एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं, अपना मशीन दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है कैश भी दे रहे हैं, ठीक है, कैश दे रहे हैं 20 लाख का, 20 लाख का कैश दे रहे हैं। तो ये हो गया नॉन मॉनिटरी आइटम और ये हो गया मॉनेटरी आइटम। तो एक्सचेंज जो है दो तरीके के आइटम भी हम लोगों ने किया, हम लोगों ने कैश भी दिया और जो है एक मशीन के बदले, मतलब मशीन दिया उसके बदले मशीन लिया और मशीन दिया साथ में कैश भी दिया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग अपना मशीन 1 दे रहे हैं, हम लोग इनसे मशीन 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास मशीन 2 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ मशीन 2 इन बुक्स, हमारे बुक्स में मशीन 2 का वैल्यू क्या होगा। अब क्योंकि ये हमारे रिलेटिव है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पर कॉमर्शियल सब्सटेंस है, ठीक है, यहाँ पर कॉमर्शियल सब्सटेंस है। तो अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो एक्सचेंज ऑफ एसेट जो हो रहा है वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू ऑफ M2 इन बुक्स, यानी वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, ठीक है, जो एसेट रिसीव्ड हुआ उसका वैल्यू हमें मेजर करना है। तो क्या होगा, टोटल फेयर वैल्यू, टोटल फेयर वैल्यू माइनस कैश रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फेयर वैल्यू कितना है, फेयर वैल्यू कितना हो गया 45 लाख। क्यों, क्योंकि हम लोगों को M2 लेने के लिए टोटल कितना खर्चा करना पड़ा, हमें M2 के लिए टोटल 45 लाख का खर्चा करना पड़ा। तो ये हो जाएगा 45 लाख, ठीक है। और माइनस यहाँ पर कैश रिसिप्ट कितना है 20 लाख, तो फिर कितना हो जाएगा 25 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जैसे एक मिनट एक बार देख लेते हैं। तो M1 मशीन था, ठीक है, इनके पास, और ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं मिस्टर बी है, ठीक है। तो ए के मशीन का बुक वैल्यू है 10 लाख, ये अपना M1 देंगे और बदले में M2 लेने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज हो रहा है, तो M1 के बदले M2। तो M2 का वैल्यू कितना है, तो M2 का बुक वैल्यू है 25 लाख। मतलब अगर हम लोग कैश नहीं देते, मान लो कि अगर हम लोग कैश का कुछ बात नहीं करते, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने क्या किया,
10 लाख का एसेट दिया और 25 लाख का एसेट लिया, अगर ऐसे मानते हैं तो हमारा फेयर वैल्यू क्या हो गया, 25 लाख, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर जो है 20 लाख भी जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन में इंक्लूड किया है, तो फिर हम लोगों का 45 लाख जो है, अच्छा हम लोगों ने कैश लिया है, मैंने जो एग्जांपल दिया हम लोगों ने कैश लिया, हम लोगों ने M2 भी लिया और कैश भी लिया, ठीक है। तो मेरे एसेट का मतलब वैल्यू, मैंने ये बोला होगा ना कि मैंने अपने एसेट का 45 लाख सोचा होगा, तो मैंने तभी बोला कि हम अपना M1 तभी देंगे जब मुझे 45 लाख का वैल्यूएशन मिलेगा। तो 45 लाख का वैल्यूएशन उन्होंने कैसे दिया, मुझे कैश दिया 20 लाख और 25 लाख का अपना मशीन दिया, तो उस मशीन का रिकॉर्डिंग हम अपने बुक्स में कैसे करेंगे, तो फेयर वैल्यू में करेंगे। तो फेयर वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 लाख था, लेकिन कैश आइटम को अलग कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा हमारा 25 लाख, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ऐसे केस में क्या हो, नो बाय मैम। बाय।